द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में पसरे एक अजीब से सन्नाटे पर बात कर रहे हैं। हजारों पंचायतें जिनका कार्यकाल जनवरी में ही खत्म हो गया, आज बिना किसी चुने हुए प्रतिनिधि के हैं। ये सिर्फ चुनावों की तारीख का मसला नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है। तो आज हमारा बड़ा सवाल यही है, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हो पाए? क्या इसके पीछे सरकार की कोई राजनीतिक चाल है, प्रशासनिक नाकामी है, या फिर ये निष्पक्ष चुनाव कराने की कानूनी मजबूरियों का नतीजा है? मैं ये पक्ष रखूंगी कि ये देरी लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है और सरकार के दिए गए कारण नाकाफी हैं। और मैं ये पक्ष रखूंगा कि ये देरी किसी राजनीतिक चाल का नहीं, बल्कि कानूनी और प्रक्रियात्मक पेचीदगियों का नतीजा है। देखिए, जल्दबाजी में चुनाव कराने से बेहतर है कि ऐसे चुनाव हों जो हर तरह से सही और कह सकते हैं कि संवैधानिक रूप से मजबूत हों। मेरा पक्ष बहुत सीधा और साफ है। पंचायत चुनाव करवाना कोई एहसान नहीं है, ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। संविधान का 73वां संशोधन अनुच्छेद 243E साफ कहता है कि किसी भी पंचायत का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव हो जाने चाहिए। हिमाचल की लगभग 3,777 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो गया। कई शहरी निकायों का तो 18 जनवरी को ही खत्म हो गया था। अब देखिए, महीने बीत चुके हैं और सरकार कारण क्या दे रही है? पिछले साल आई आपदा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने तो इसे लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश तक कह दी है। इसका असर सोचिए, आज गांव का आम आदमी अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए किसके पास जाए? जब कोई सरपंच या पंची नहीं है तो विकास के काम कैसे होंगे? जवाबदेही कौन तय करेगा? ये एक ऐसा खालीपन है जो लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। मैं आपकी चिंता को बिल्कुल समझता हूं और ये जायज भी है। लोकतंत्र में इस तरह का खालीपन नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इस तस्वीर को एक अलग नजरिए से देखता हूं। आपकी बात सही है कि चुनाव समय पर होने चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम जल्दबाजी में एक ऐसा चुनाव करा दें जो बाद में कानूनी पचड़ों में फंस जाए? जरा सोचिए, अगर चुनाव हो जाए और फिर अदालत उसे किसी प्रक्रियात्मक कमी की वजह से रद्द कर दे, तो वो तो और भी बड़ी समस्या होगी। इस देरी के पीछे की वजह मेरे हिसाब से राजनीतिक नहीं बल्कि तकनीकी है, और वो वजह है आरक्षण रोस्टर और वार्डों का सीमांकन। ये ऐसे कानूनी मुद्दे हैं जिन पर अदालत में मामले चल रहे थे। और हां, सरकार ने अदालत में आपदा का तर्क भी रखा, क्योंकि पिछले साल की तबाही के बाद कई इलाकों में सड़कें तक नहीं बची थी, तो वहां चुनाव कराना वाकई एक लॉजिस्टिकल चुनौती थी। तो इसे चुनाव टालने की मंशा कहना, मुझे लगता है मामले को बहुत ज्यादा सरल करके देखना होगा। आपने आपदा प्रबंधन अधिनियम का जिक्र किया, लेकिन क्या ये वाकई एक ठोस कारण है? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को तो ऐसा नहीं लगा। अदालत ने अपने फैसले में बहुत सख्त टिप्पणी की। उन्होंने साफ कहा कि सरकार रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं रख पाई जिससे ये साबित हो कि आपदा का असर आज भी इतना ज्यादा है कि चुनावी ना हो सकें। और इससे भी आगे जाकर अदालत ने कहा कि अधिकारियों के रवैये से ऐसा लगता है कि सरकार चुनाव कराने की इच्छुक ही नहीं है। जब न्यायपालिका को कार्यपालिका की नीयत पर ऐसा शक जाहिर करना पड़े तो ये बहुत गंभीर बात है। मैं मानता हूं कि अदालत की टिप्पणी बहुत गंभीर है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन हमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिक्रिया को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने अदालत के फैसले पर एक बहुत ही बुनियादी कानूनी सवाल उठाया। उनका कहना था कि अदालत को ये साफ करना चाहिए कि संसद से पास हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम का कोई मतलब है भी या नहीं। तो ये मामला सिर्फ चुनाव टालने का नहीं रह जाता, ये एक तरह से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक केंद्रीय कानून की व्याख्या का टकराव बन जाता है। मुख्यमंत्री ने तो ये भी दावा किया कि सरकार खुद चाहती थी कि बच्चों की परीक्षाओं के बाद अप्रैल मई में चुनाव हो। तो इसे सिर्फ सरकार की अनिच्छा के तौर पर देखना सही नहीं होगा, ये एक जटिल कानूनी बहस भी है। एक मिनट, आप इसे सिर्फ कानूनी व्याख्या का मामला कैसे कह सकते हैं?
अगर ये सिर्फ व्याख्या का मामला होता तो अदालत को 30 अप्रैल तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम क्यों देना पड़ता? अदालत का इस तरह दखल देना ही अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में यही तो तर्क दिया था कि सरकार के पास वार्डों का सीमांकन करने के लिए 1 साल से ज्यादा का वक्त था, लेकिन प्रक्रिया को जानबूझकर लटकाया गया। ये अदालत का हस्तक्षेप सरकार की नाकामी का नतीजा है, किसी कानूनी बहस का नहीं। मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूं। मेरी नज़र में ये सरकार की विफलता से ज्यादा हमारे सिस्टम में मौजूद चेक्स एंड बैलेंसेस का एक उदाहरण है। देखिए, अदालत का हस्तक्षेप इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि अदालत ने पाया कि सरकारी अधिकारी राज्य चुनाव आयोग जैसी एक संवैधानिक संस्था से सलाह मशवरा किए बिना एकतरफा फैसले ले रहे थे। और अदालत ने सिर्फ एक तारीख नहीं दी, उसने एक समाधान दिया है। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग, पंचायती राज विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तीनों को कहा कि एक साथ बैठें, एक साथ फैसला करें और एक साथ आगे बढ़े। अदालत ने तो राज्य चुनाव आयोग को बड़े भाई की भूमिका निभाने को कहा ताकि संवैधानिक व्यवस्था बनी रहे। ये दिखाता है कि देरी की वजह शायद एजेंसियों में तालमेल की कमी थी, जिसे अब अदालत ने ठीक किया है। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि अदालत ने रास्ता दिखाया, लेकिन आप बार बार सीमांकन और आरक्षण रोस्टर की बात कर रहे हैं। हमारे सुनने वालों के लिए क्या आप थोड़ा समझा सकते हैं कि ये प्रक्रिया इतनी पेचीदा क्यों है? क्यों इसमें इतना वक्त लग जाता है कि चुनाव ही महीनों तक टल जाएं? सी पर आकर रुक जाती है। देखिए, जब हम वार्डों का सीमांकन या डिलिमिटेशन कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि हर वार्ड में आबादी का एक सही संतुलन बनाना। फिर ये देखना कि किस वार्ड में अनुसूचित जाति या जनजाति की कितनी आबादी है, ताकि आरक्षण के नियमों को सही ढंग से लागू किया जा सके। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करनी होती हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए करनी होती हैं। ये एक बहुत ही जटिल सामाजिक और कह सकते हैं राजनीतिक गणित है। अगर इसमें एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो कोई भी नागरिक अदालत जाकर पूरे चुनाव को चुनौती दे सकता है। और आरक्षण रोस्टर का मतलब है कि आरक्षण को चक्रानुक्रम में घुमाना। यानी अगर एक सीट इस बार महिला के लिए आरक्षित है तो अगली बार शायद वो सामान्य हो या किसी और वर्ग के लिए। इस पूरे सिस्टम को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना पड़ता है, जिसमें वक्त तो लगता है। जल्दबाजी का मतलब है मुकदमेबाजी को सीधा सीधा न्योता देना। मैं मानती हूं कि ये प्रक्रिया जटिल है, लेकिन आपके तर्क में एक बुनियादी कमी है। सरकार के पास इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 1 साल से भी ज्यादा का वक्त था। ये कोई अचानक आई हुई जरूरत तो थी नहीं। सबको पता था कि पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में खत्म हो रहा है, तो अगर नीयत साफ होती तो ये जटिल प्रक्रिया समय पर पूरी हो चुकी होती। विपक्ष का जो आरोप है वो निराधार नहीं लगता कि सरकार हार के डर से चुनाव टाल रही थी। और हाल ही में पंचायतों के पुनर्गठन का जो कैबिनेट का फैसला आया, उसने तो चुनाव को और आगे धकेल दिया। ये सब प्रशासनिक तैयारी की कमी नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को साफ दिखाता है। मैं इस राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी वाले तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। देखिए, प्रशासनिक स्तर पर काम रुका नहीं था, वो चल रहा था। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश की 3548 ग्राम पंचायतों और 70 शहरी निकायों की वोटर लिस्ट तैयार कर ली थी, जिसमें 55 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हैं। सरकार ने खुद अदालत को बताया था कि वो 21 जनवरी तक चुनावी प्रक्रिया शुरू करने के हक में हैं। लेकिन जब सीमांकन और आरक्षण को लेकर कई याचिकाएं अदालत में हों, तो कोई भी सरकार कैसे आगे बढ़ सकती है? अगर सरकार अदालती फैसलों का इंतजार किए बिना चुनाव करा देती, तब उस पर मनमानी करने का आरोप लगता। तो सरकार एक तरह से धर्म संकट में थी। चुनाव कराती तो अदालत की अवमानना का खतरा, और ना कराती तो आप जैसे लोग नियत पर सवाल उठा रहे हैं। ये धीमी गति लग सकती है, लेकिन ये एक मजबूत और गलतियों से रहित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जरूरी थी। आयन चाहे जो भी दिए जाएं, जमीनी हकीकत तो नहीं बदलती। और हकीकत ये है कि आज हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में एक लोकतांत्रिक शून्य है। एक ऐसा वैक्यूम है जहां लोगों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। उच्च न्यायालय के सख्त रवैये ने ये साफ कर दिया है कि संवैधानिक जिम्मेदारियों को आपदा या प्रक्रियाओं की आड़ में अनिश्चित काल के लिए नहीं टाला जा सकता। जब आपकी स्थानीय सरकारें ही ना हो, तो आप जमीनी स्तर पर विकास, जवाबदेही और लोकतंत्र की उम्मीद कैसी कर सकती हैं?
ये एक संवैधानिक संकट है जिसे किसी भी तर्क से जायज नहीं ठहराया जा सकता। मैं मानता हूं कि मौजूदा स्थिति आदर्श नहीं है और ये किसी को अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ये पूरा मामला एक क्लासिक दुविधा को सामने लाता है। समय पर चुनाव बनाम निष्पक्ष और सही चुनाव। इस केस में कई चीजें एक साथ हुईं। एक अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा, आरक्षण और सीमांकन की कानूनी पेचीदगियां, और इन सब के ऊपर न्यायिक समीक्षा, इन सब ने मिलकर इस देरी को जन्म दिया। हमारा लक्ष्य सिर्फ जल्दी से जल्दी चुनाव करा देना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसा चुनाव कराना जो संवैधानिक रूप से मजबूत हो, कानून की कसौटी पर खरा उतरे और समाज के हर वर्ग के अधिकारों का सम्मान करे। क्योंकि याद रखिए, जल्दबाजी में किया गया एक गलत चुनाव न होने से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ये चर्चा साफ करती है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं होता। इसका मतलब उन प्रक्रियाओं की मजबूती भी है जो चुनाव को निष्पक्ष और समावेशी बनाती हैं। जब ये प्रक्रियाएं कमजोर पड़ती हैं या उनमें देरी होती है तो लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है। बिल्कुल, और ये मामला कार्यपालिका, न्यायपालिका और राज्य चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्थाओं के बीच संतुलन के महत्व को भी दिखाता है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो ऐसी स्थिति पैदा होती है। अब ये फैसला हमारे श्रोताओं को करना है कि ये जो देरी हुई वो लोकतंत्र को बचाने की एक प्रक्रियात्मक मजबूरी थी या उसे रोकने की एक राजनीतिक रणनीति।